हरिद्वार सीट से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप मिले हैं, उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा भी हुई। क्या कुछ विषय रहे सर? ये देखिए, सरकार बनने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात थी और शिष्टाचारवश हम सब लोग मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ जो सरोकार हैं, सामाजिक सरोकार होते हैं, राजनीतिक इश्यू होते हैं, उन पर भी थोड़ा बहुत बातचीत होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ऐसे ही समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई है। कुछ जब मैं पिछली बार उनको मिला था तो मैंने जो जंगलों में आग लगती है तो उस पर कुछ मैंने उनको सजेशन भी दिए थे और एक उसका सॉल्यूशन भी दिया था। तो उस विषय को लेकर भी बातचीत हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई, मेघालय में भी इस तरह की समस्या है और वहाँ के सीएम से आप एक बार बात करिए। मैंने उनको बताया है, मेघालय के सीएम को, कि उन्होंने कुछ इसमें विकल्प ढूंढे हैं, तो आप उनसे बातचीत कर लीजिए। तो एक सामाजिक विषयों पर बातचीत हुई। थोड़ा मेरा पर्यावरण से, जिस तरह से ब्लड डोनेशन के काम करता हूँ, पर्यावरण से मेरा लगातार कई वर्षों का, 3 दशक से ज़्यादा का सीधा मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। तो उन विषयों पर उनसे बातचीत हुई। सर, विशेष लगाव भी रहता है प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के लिए, वो छलकता भी है। निश्चित रूप से उनका उत्तराखंड पर एक अलग तरह का उनका नज़रिया है। यहाँ के लोगों के प्रति उनका एक विश्वास है और इसीलिए लोग उन पर पूरा विश्वास भी करते हैं और विश्वास को समय आने पर व्यक्त भी करते हैं। सर, उन्होंने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं और ऐसे में पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग करने की भी तैयारी है। किस रूप में आप देख रहे हैं, कैसे उस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें जन साधारण क्या योगदान कर सकता है, और विशेषकर जब आज पर्यावरण एक बहुत ही ज्वलंत विषय है पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं। अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है कि अंटार्कटिका में भी 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का अंतर आया है, जो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जो भविष्य की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और जो पेड़ लगाना है, एक सामान्य आदमी भी समझता है पेड़ का महत्व क्या है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार हम एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। अपनी माँ है तो माँ के साथ लगाएं, माँ नहीं तो माँ के फ़ोटो के साथ हम वृक्षारोपण करें। और जिस अपील का बहुत व्यापक असर हुआ है, सारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, वो आज उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सर, हर घर तिरंगा अभियान आप चला रहे हैं, किस तरह से उसको देखा भी जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं? देखिए, तिरंगा यानी कि देश का सम्मान है। तिरंगा भारत के सम्मान का प्रतीक है और 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली थी। आज़ादी के ये अमृत वर्ष चल रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हुए हैं, अमृत काल से हम निकल गुजर रहे हैं। और देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है कि जिसमें तमाम समस्याओं का समाधान है। एक समृद्ध भारत के लिए एक तरह से वो देशभक्ति समृद्ध भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी देशभक्ति को जगाने का काम, उसको और अधिक मजबूत करने का काम इन तिरंगा यात्राओं के माध्यम से किया जा रहा है। उन तमाम बलिदानियों को हम याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। उन तमाम आंदोलनकारियों को हम याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, अपना वैयक्तिक सुख सुविधाएं, जीवन की आवश्यकताओं का परित्याग किया और देश को आज़ादी दिलाई। उन सबको हम याद करते हैं। सर, उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात भी बने हुए हैं, 2 जिलों की हमने तस्वीरें देखी, काफ़ी दुख भी हुआ। किस रूप में आप उसको देखते हैं और सरकार के लेवल पर किस तरह के कार्य भी चल रहे हैं? अब देखिए, दैवीय आपदा एक ऐसा विषय है कि जो बताकर नहीं आता है, और इसलिए उसका जो
समाधान है, वो जागरूकता उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारी फोर्सेज हैं, जो इसके लिए काम करती हैं, इसके लिए गठित की गई हैं, एसडीआरएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत अच्छा काम करती है। और बहुत हमारी जो एसडीआरएफ है, वो एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य वो कर रही है। अभी देखिए आप केदारनाथ आपदा में भी किस तरह जान को जोखिम में डालकर वो लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले भी जब भी आपदाएँ आई, और यही नहीं, उन्होंने उत्तराखंड से बाहर जाकर भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छी एक इफ़ेक्टिव और स्किल्ड हमारे पास फोर्स है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अवेयरनेस का भी एक बहुत बड़ा भूमिका हो सकती है और बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि कई तरह की आपदाएं आती हैं। कुछ अतिवृष्टि के कारण होती हैं, कुछ अनावृष्टि के कारण होती हैं, और कुछ भूगर्भिक कारणों से होती हैं। तो कई बार वो संकेत देती हैं, उनके लक्षण दिखाई देते हैं। तो उन लक्षणों के प्रति अगर जनता जागरूक रहे, अवेयर रहे, तो कुछ हद तक हम स्वयं अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, जान माल की रक्षा कर सकते हैं। सर, हमारा मित्र देश बांग्लादेश में भी इन दिनों हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी दयनीय स्थिति हो रखी है? ये देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और वहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर उनके घरों को, उनके परिवारों को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है। स्वाभाविक रूप से भारत जो हिंदू बहुल देश है, वहाँ पर लोगों में इसके प्रति गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। लोगों में गुस्सा है, और इस गुस्से को समझना चाहिए, क्योंकि रूट्स हम सबकी एक हैं। और जो आघात वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, तो तमाम जो दुनिया की जो मानवतावादी जो संस्थाएं हैं, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि सबके मुंह पे जैसे दही जम गई है। भारत में तमाम जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानववादी कहते हैं, मानव अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं, कोई आतंकवादी मारते हैं सेना तो वो आतंकवादियों के पक्ष में चले जाते हैं, ऐसे लगता है। वो लोग भी चुपचाप बैठे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के जो बड़े राजनीतिक दल हैं, प्रतिपक्ष है, कांग्रेस है, वामपंथी दल हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो जो क्षेत्रीय दल हैं, जो कई राज्यों में राज्य कर रहे हैं, वो कोई इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का ही ये सारा काम है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई आप हिंदू होने के नाते नहीं, लेकिन एक इंसान होने के नाते तो अपना कोई वक्तव्य दे सकते हैं। हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो मानवाधिकारों के लिए काम करती हैं, उनको तो हम कोई बात बोल सकते हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री को लिख सकते हो, तो नोबेल पुरस्कार विजेता है वहाँ का प्रधानमंत्री, और फिर इस तरह के हालात वहाँ पर हो रही हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम होगी। सर, ओलंपिक गेम्स में भी 6 पदक जीते हैं इंडिया ने, और लक्ष्य सेन भी काफ़ी अच्छा खेले हैं उत्तराखंड से। किस रूप में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के युवा भी इतना आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, लक्ष्य सेन बहुत होनहार हमारा खिलाड़ी है, और अमित हों, विनेश हों, तमाम ने बहुत अच्छा खेल खेला है। चाहे नीरज चोपड़ा हों, बहुत अच्छा सब लोगों ने खेल खेला है, तभी वो ओलंपिक तक पहुँचे हैं। जो पदक नहीं लाए उन्होंने भी अच्छा खेला है, क्योंकि ओलंपिक में स्थान बना पाना, वहाँ पहुँच पाना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तमाम उन पदक विजेताओं को बहुत बधाई देता हूँ कि जो वहाँ से पदक लेकर आए हैं। साथ ही जिन खिलाड़ियों ने वहाँ पर प्रतिभाग किया है, वो अपनी तैयारी और बेहतर तैयारी करें। आने वाला समय उनका अच्छा होगा, वो भी कोई ना कोई पदक लेकर आएंगे और देश का मान आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मेरी उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली थी, केदारनाथ बचाओ यात्रा, लेकिन उनको बीच में ही स्थगित करनी पड़ गई है। किस रूप में आप उनकी इस यात्रा को भी देख रहे थे? अब देखिए, ये तो सब राजनीतिक यात्राएं हैं, और उन्होंने स्थगित कर दी, ये उनका विवेक है, उनको सोचना है।
राजनीतिक दल हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो भी। लेकिन सर अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी और खड़गे जी आएंगे सितंबर में, तब दोबारा से देहरादून में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो रैली अब करते हैं तो राजनीतिक दल करते हैं, कोई पहली बार भी तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो राजनीतिक दल करते हैं, एक इवेंट हो ये भी हो जाएगा। सर, विधानसभा सत्र भी होना है उत्तराखंड में, गैरसैंण में हो रहा है। आप ही के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, किस रूप में देख रहे हैं सर? नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हो रहा है। मैं उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। और सारे विधायक हैं, मंत्री हैं। निश्चित रूप से जब हम एक दूरस्थ क्षेत्र में हमारी ये विधानसभा होगी, विधानसभा चलेगी, तो जो हमारी दूरस्थ की जो समस्याएं हैं, इंटीरियर की जो समस्याएं हैं, उनकी ओर उनका ध्यान जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, हरीश रावत जी ने एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि काश जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं गैरसैंण को राजधानी बना देता। वो मुझसे एक चूक हो गई। आप उनकी उस चूक को कैसे देख रहे हैं? नहीं, उनकी चूक थी, हमने उसको सुधार दिया, हमने वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। अब बोलते हैं अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब क्यों पछता रहे? हरी रावत जी खुश रहें, हम ये चाहते हैं। उनकी उम्र खुश रहने की है, वो खुश रहें। लेकिन अब जब सरकार सत्र चलाने जा रही है तो वो कह रहे हैं कि मैं उपवास करूंगा वहां पर सत्र के दौरान। अब उनका स्वस्थ रहना जरूरी है और उनको पता है कि उपवास करके ही वो स्वस्थ रह सकते हैं। सर, अंतिम सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 3 साल का कार्यकाल पूरा किया मुख्यमंत्री रहते हुए। किस तरह से देखते हैं आप उनके इस कार्यकाल को? देखिए, अब तो काफ़ी दिन हो गया है और उनको मेरी ओर से बहुत बधाई है। सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्य और देश के तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यही सवाल कि जिस तरह से केदारनाथ में आपदा जैसे हालात बने, राज्य सरकार किस तरह से कार्य कर रही है और क्या लग रहा है कि कब तक हम इस सब सामान्य स्थिति में आ जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से केदारनाथ में घटना हुई और हजारों लोग श्रद्धालु वहाँ फंसे और जिसको लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ मॉनिटरिंग करते रहे, वहाँ पूरी पैनी नज़र रखते रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब ने लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री संपर्क में रहे और उसी का परिणाम हुआ कि चिनूक हेलीकॉप्टर की बात हो, MI-17 की बात हो या अन्य जो भी सुविधाएं उनके लिए हो सकती थी वो उन्होंने मुहैया कराई। और आज मैं कह सकता हूं कि जो हमारे वहाँ फंसे श्रद्धालु थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। उस दौरान जो भी उनको समस्या है, जैसे खाने की, रहने की, पानी की, चाय की, जो भी व्यवस्थाएं प्रशासन या हमारी सरकार के द्वारा की जा सकती थी की गई। और आज हम लोग बड़े आशावान हैं, इसलिए भगवान केदार का हम धन्यवाद भी करेंगे कि उनकी कृपा से ये सब कुछ हुआ। और अब हम लोग जो है केदारनाथ यात्रा भी जो बीच में स्थगित कर दी गई थी उसको शुरू कराने की तरफ हम बातचीत कर रहे हैं, शुरू करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इस बीच में जो लोग हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे तो उनको 25% की छूट दी जाएगी ताकि लोगों का वहाँ आना शुरू हो जाए। यानी कि यात्रा भी प्रारंभ हम कर रहे हैं, रेस्क्यू भी उससे पहले हमारे द्वारा किया गया सभी लोगों का। और साथ में जो हमारे यहाँ सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जो हमारे यहाँ अन्य जो दिक्कतें आई है उसके तरफ भी हमारा ध्यान है, क्योंकि आप जानते हैं मौसम अभी बहुत अनुकूल नहीं है। जैसी मौसम की अनुकूलता होगी हमारा काम भी शुरू होगा। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे तमाम सांसदगण माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी साहब से ही मिले हैं। वहाँ से किस प्रकार से हम मदद ले सकते हैं, ऐसे ही हमारे सांसदों के द्वारा उनसे आग्रह किया गया है। यानी कि हर दृष्टि से हम लोग अपने यहाँ जो भी स्थिति बनती है आपदाग्रस्त होने के बाद हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार, माननीय धामी जी सरकार पूरी तरह से इस विषय पे गंभीर है और आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से केंद्र से हमें इसमें सहायता मिलती है तो हम पूरी तरह से अपने लोगों के लिए जो भी सुविधाएं हमें देनी चाहिए वो हम दे रहे हैं।
सर, एक सवाल विपक्ष ये भी उठा रहा है कि जिस तरह से मदन कौशिक जी का वहाँ पर चले जाना फैमिली के साथ और आपदा के समय में, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? देखिए, अब तो ये वैसे पुरानी बात हो गई, क्योंकि वो कैसे गए, किस रूप में गए, क्या उन्होंने अपनी व्यवस्था की थी, मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारा पूरा फोकस, जो हमारे वहाँ श्रद्धालु फंसे थे, अब आप देखिए लगभग 15,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये छोटी बात है। विपक्ष मीन मेक निकालना, आलोचना करना, इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करना, उस पर वो आमादा है। क्योंकि हमारा ध्यान तो श्रद्धालुओं को वहाँ से रेस्क्यू करना है, उनके लिए व्यवस्थाएं करना है, किस प्रकार से हमारी यात्रा फिर से प्रारंभ हो उस पर फोकस करना है, किस प्रकार से हमारे वहाँ जो पंडा समाज के लोग हैं, हमारे वहाँ रह रहे जो लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था करना है। तो हमारी प्राथमिकता वो है, वो उस प्राथमिकता के आधार पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये जो विषय उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, ये हर छोटी चीज़ में इनको राजनीति करनी होती है, इनको राजनीति ही करनी है। लेकिन हमारा काम जनता की सेवा करना है और हम कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से पहले केदारनाथ यात्रा भी उन लोगों ने निकाली थी, हालांकि वो भी स्थगित हो गई है। आप जानते हैं ना, हम हिंदू मतावलंबी हैं। हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जब हम वैष्णो देवी जाना हो, बाबा केदार के दरबार में जाना हो, बद्रीनाथ जी जाना हो, कहीं भी जाना हो, या और किसी बड़े तीर्थ पे जाना हो, किसी सिद्ध पीठ पे जाना हो, किसी देवी देवता के मंदिर पे, शिवालय पे कहीं जाना हो, तो हम एक ही बात कहते हैं कि जब बुलावा आएगा तब हम वहाँ जाएंगे। तो यानी ये मान के चलिए कि जो लोग, कांग्रेस के लोग, इस यात्रा के माध्यम से सिर्फ राजनीति कर रहे थे, जो अपने जो द्वंद्व है उसको छिपाने के लिए राजनीति करते हुए वो यात्रा निकाल रहे थे। और उनकी यात्रा के दौरान, मैं तो पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि यात्रा एक तरह से उनकी फ्लॉप थी। न जनता उनके साथ जुड़ी थी, न उनके कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ रहे थे। और वो बार बार एक हौवा बना रहे थे कि राहुल गांधी जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे। कहाँ है राहुल गांधी जी? सिर्फ मीडिया में अपने इस यात्रा को प्रसिद्धि दिलाने के लिए या जनता में एक फालतू एक संदेश देने के लिए इन्होंने यात्रा का जो ढोंग रचा, और बाबा केदार ने इनको बुलावा नहीं भेजा का मतलब इनको स्थगित करनी पड़ी। यानी कि भगवान के प्रति इनकी आस्था नहीं थी, ये राजनीति करने के लिए, और केदारनाथ का जो चुनाव है उसको दृष्टिगत ये यात्रा निकाल रहे थे। अपना जो इनका द्वंद्व है उसको छिपाने के लिए यात्रा निकाल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में भगवान भोले ने भी इनको इनकार किया। यानी कि इनकी जो सोच थी, राजनीतिक सोच थी, उसके आधार पे इनको यात्रा भी इनकी पूरी नहीं हो पाई। और जो इन्होंने 10-11 दिन जो यात्रा निकाली, जिनके साथ ना जनता थी ना इनके कार्यकर्ता साथ थे, तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने की यात्रा निकाली थी, फ्लॉप हुई थी, बीच में छोड़ा था। इस बार भी फ्लॉप हुई, बीच में भगवान ने भी छुड़वा दिया, खुद भी इन्होंने छोड़ के जो है, मुझे लगता है कि इन्होंने भगवान का इस रूप में धन्यवाद दिया होगा कि इनकी फ्लॉप यात्रा आगे ना बढ़े और इनको जो है छोड़नी पड़े। इन्होंने इस रूप में भगवान को धन्यवाद दिया होगा। सर, विधानसभा सत्र भी होना है, इस बार गैरसैंण में सत्र करा रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे इस बार के रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो विधानसभा के सत्र के दौरान जो विपक्ष उठाएगा उसके लिए तो हम सरकार की ओर से तैयार हैं। और 21, 22, 23 अगस्त को हमारे गैरसैंण में यानी भराड़ीसैंण में ये सत्र होना है। जो भी मुद्दे वहाँ आएंगे हम लोग पूरी तरह से तैयार है, सरकार पूरी तरह से उनका जवाब देने को तैयार है। सर, एक बड़ी बैठक भी आपने अधिकारियों के साथ की है, पुनर्गठन और वन और ऊर्जा के क्षेत्र में, किस तरह की ये बैठक रही, क्या कुछ खास रहा? आप जानते हैं कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे तो हम लोग उत्तराखंड के रूप में अलग हुए, और उसके बाद कुछ हमारी परिसंपत्तियों पे हमारा दावा बनता था। उसके आधार पे हम लगातार जो प्रदेश की सरकार है उत्तर प्रदेश की, उनसे संवाद करते रहे। हमारे पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ बैठक की। बहुत सी चीज़ों का बंटवारा जो किया गया था उस पर हम लोगों का अपना हमारा अधिकार मिला, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बची हैं जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा शासनादेश, जैसे हरिद्वार वाली ज़मीन का नहीं हुआ, 615 हेक्टेयर की है। और एक और भूमि है जिस पे आजकल हम मेला लगाते हैं, अभी जैसे कांवड़ यात्रा हमारी वहाँ पे अभी हुई, उसका जो स्वामित्व है अभी भी उत्तर प्रदेश के पास है।
तो हम ये सोच रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, मैंने अधिकारियों से कल कहा है, तो उसके लिए भी चूँकि हमारे ही सीमा के अंदर वो भूमि है, तो उसके लिए हम अपना दावा करें ताकि वो हमारे स्वामित्व में आए। आगे जब भी हमारे इस प्रकार के आयोजन हो तो हम पूरी तरह से, आज हमें कोई आयोजन करना होता तो हम पहले में परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस स्थिति से बाहर होकर हम उसके लिए हम दावा करें। ऐसी चंपावत में है जो बनबसा के क्षेत्र में है, ऐसी हमारे नानकसर जो हमारा डैम है उसके पास है। तो कुछ ज़मीनें ऐसी जिसका स्वामित्व हमें मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है अधिकारियों से कि हम लोग उसके लिए प्रयास करें ताकि हमारा दावा मजबूत हो और हम वो ज़मीन फिर हमारे पास आए और हम उसका सही सदुपयोग कर सकें। ऐसी कुछ हमारे वन विभाग का कुछ पैसा है जो अभी हमारा उत्तर प्रदेश के ऊपर देय है, और अधिकारियों से कहा है कि उसके लिए गंभीरता से वो काम करें। CS लेवल से मीटिंग हो सकती है या CM लेवल से हम लोग बात करके उन परिसंपत्तियों को या उस पैसे को हम अपने उत्तराखंड के हित में ला सकते हैं या लाएं, उसके लिए मैंने बातचीत की है। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है कि निकाय चुनाव प्रदेश में होने हैं, निकाय चुनाव के लिए हमने किस तरह की तैयारी भी आगे के लिए कर ली है? नहीं, निकाय चुनाव होना है ये तो तय है, उससे पहले की जो क्रियाएं हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहले मतदाता सूची वो बन गई है, सीमांकन की प्रक्रिया जारी है, सीमांकन खत्म होते ही फिर हम आरक्षण की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बिना आरक्षण के एकाल आयोग ने जिस प्रकार से, OBC के एकाल आयोग ने जिस प्रकार से हमें रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर हमें आरक्षण भी देना है। तो जैसे ही ये पूरा होगा तो हम निश्चित रूप से बहुत जल्द हम निकाय चुनाव कराने के लिए तत्पर भी हैं, इच्छुक भी हैं, चाहते भी हैं, और जैसी ये सब क्रियाएं पूरी होगी हम चुनाव निकाय के उत्तराखंड में कराएंगे। सर, ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और जिस तरह से लक्ष्य सेन भी उत्तराखंड से आ रहे हैं और एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस तरह से आप उन खेलों को भी देख रहे हैं और क्या कहेंगे उन खिलाड़ियों के लिए? देखिए, बहुत उम्मीद थी हमें लक्ष्य सेन से, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने लूज़ किया। खेला बहुत बढ़िया है, हमारे ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं लक्ष्य सेन, उन्होंने पहले से बेहतर खेल भी खेला है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अब चूंकि सेमीफाइनल में हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कुछ ना कुछ हमें पदक के रूप में हासिल होगा, लेकिन अच्छा खेल खेला, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य सेन और अन्य जो हमारे खिलाड़ी भी गए हैं, पहली बार कुछ पदक तो कुछ प्रतियोगिता में पहली बार मिले, और हमारे को उम्मीद और भी है, अभी कुछ खेल बाकी हैं, जैसे हॉकी में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, और जो हमारे यहाँ कुश्ती है उसमें हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।